हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th। जिस वीडियो का आप सबको वेट था कि मैम 11th क्लास की हिस्ट्री कब लाओगी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री है ये। एनसीईआरटी और फर्स्ट चैप्टर है आपका समय की शुरुआत से, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास 11th की जो हिस्ट्री का जो भी मैं चैप्टर की वीडियो डालती हूँ उस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। कम से कम आपको रीडिंग करनी है 2 टाइम्स। जब आप 2 बार उसको पढ़ लोगे चैप्टर को तो आपको कुछ पॉइंट समझ आने लगेंगे कि उसमें है क्या। उसके बाद आप वीडियो को देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक से तो आपको वीडियो में क्या है वो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बुक से चैप्टर पढ़ना होता है, और कम से कम 2 बार, क्योंकि फर्स्ट बार में जब हम पढ़ते हैं ना तो कुछ ऊपर से जाता है सर के। तो कम से कम 2 बार तो एक चैप्टर की रीडिंग होनी ही चाहिए, और फिर नोट्स बनाकर वीडियो देख के नोट्स बना के उसको लर्न करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 11th क्लास और 12th क्लास की जो आपकी बुक्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, आपकी आगे की जर्नी में। मानव कब और किस रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आया। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, मानव। मानव के इतिहास की जानकारी मानव की जीवाश्म से मिलती है। और कैसे मिलती है, पत्थर के औजार और गुफाओं पे जो चित्रकारी हुई है उनसे हमें क्या मिलती है, मानव के इतिहास की जानकारी कि मानव उस समय पर कैसा था, क्या क्या चीज़ उसने उपयोग में लाई, ठीक है। तो जीवाश्म की बात की गई है, फॉसिल्स। जीवाश्म क्या होते हैं, जानवर या मानव के उन अवशेष या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे कोई मान लीजिए अब आपके घर में कहीं कोने में दीवार वगैरह में कोई छिपकली मर जाती है, चिपक कर मर जाती है। तो जब आप काफ़ी टाइम बाद उस छिपकली को वहाँ देखते हो, ठीक है, तो उसका कंकाल मिलता है और उसकी एक छाप रह जाती है दीवार पे, तो उसको ही कहते हैं जीवाश्म। कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता, इसको भी हम जीवाश्म कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है लियोनार्डो दा विंची। इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान के जनक, ठीक है, फादर ऑफ फॉसिल्स। मानव का विकास जो है क्रमिक रूप से हुआ। इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, मानव की प्रजाति की जीवाश्मों से, जैसे मैंने कहा जो जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से। क्रमिक का मतलब क्या है कि हमारा जो प्राचीन मानव था उसका रूप कैसा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रजाति की। इसमें क्योंकि ये बढ़ा है कि मानव की प्रजाति के जीवाश्मों से। प्रजाति क्या होती है, समान संरचना और कार्यों वाले जीवों के समूह, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा, मतलब नर और मादा दोनों मिलके, ठीक है। चाहे नर हो सकते हैं लेकिन वो चाहे मादा भी हो सकते हैं प्रजाति में। अब साक्ष्य मिला है हमें मानव की प्रजाति के जीवाश्मों से। ये कैसे होता है, और जो तिथि होती है कोई डेट, उसका निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा हम मानव की प्रजाति के जीवाश्मों से पता लगा सकते हैं। जीवाश्मों की तिथि या कोई भी काल उसका पता होता है तो मानव विकास का क्रम आराम से निर्धारित किया जा सकता है। आगे आ जाता है मानव के क्रमिक विकास की कहानी। जैसे मैंने बताया क्रमिक विकास का मतलब क्या है कि हमारे प्राचीन मानव का रूप कैसा था, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। इसके साक्ष्य मिले कैसे हैं, मानव प्रजाति की जीवाश्म की खोज से, जहाँ औजार मिले हैं, गुफाओं पर चित्रकारी मिली है। एक आता है इसमें नियंडर घाटी से। नियंडर घाटी कहाँ है, जर्मनी में। यहाँ चूने के पत्थरों की खान में जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और उसके कुछ अवशेष मिले। अब ये वस्तुएं जो उन्होंने क्या करा, अब जो खोपड़ी और अवशेष मिले थे ये वस्तुएं उन्होंने कॉल फुडरोट को सौंप दी। कॉल फुडरोट क्या थे, वहाँ के जो स्थानीय विद्यालय के शिक्षक थे और प्राकृतिक इतिहासक भी थे। उन्होंने उन पर शोध करके कहा कि यह खोपड़ी तो ऐसे मनुष्य की है जो वर्तमान में है ही नहीं, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने इसे बॉन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरमन शॉफ हुसैन के पास भेजा और हरमन शॉफ हुसैन ने भी यही कहा कि ये जो खोपड़ी ऐसे मनुष्य की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1859 मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में इनकी जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने कहा है जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो जानवर से हुई है, ठीक है। अब आ जाता है मानव का क्रमिक विकास जब होता है तो सबसे पहले आते हैं प्राइमेट्स। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ये 360 लाख वर्ष पहले है। उसके बाद आते हैं होमिनॉइड जो 240 लाख वर्ष पहले है। फिर होमिनॉइड के बाद आते हैं होमिनिड, 56 लाख वर्ष पहले है। फिर इनका कई शाखाओं में विभाजित होते हैं होमिनिड। तो पहले हम देखते हैं प्राइमेट।
प्राइमेट मतलब आधुनिक मानव का सबसे जो प्राचीन वंशज था उसको हम प्राइमेट कहते हैं। कहाँ से? एशिया अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ है। जैसे कहते हैं कि माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते हैं प्राइमेट्स। स्तनपायी प्राणी थे। इनके बारे में जो विशेष लक्षण मिले हैं वो मैंने लिखे हैं। दांतों में भिन्नता थी, इनके बालों की अधिकता थी, जैसे मानव, लंगूर और वानर। ठीक है, ये प्राइमेट के कुछ लक्षण हैं। इसके बाद मैंने कहा होमिनॉइड आया है। होमिनॉइड में क्या हुआ? सेम प्राइमेट्स जैसे थे, बट क्या हुआ, जैसे प्राइमेट में क्या थी? बालों की अधिकता, तो उनमें भी बालों की अधिकता थी, बट प्राइमेट्स में पूंछ थी, लेकिन होमिनॉइड में पूंछ गायब हो गई। और ये क्या थे? ये चौपाया थे, मतलब 4 पैर पर चलने वाले। होमिनॉइड के बाद आता है होमिनिड। होमिनिड क्या है? यह वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए थे। अब होमिनॉइड तो 4 पैरों पर चलता था, लेकिन होमिनिड में क्या हुआ? 2 पैरों में चलने में सक्षम हो गए। दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए सामान पकड़ने के लिए। मस्तिष्क का इनका बड़ा आकार था और ये औजार बनाने लगे थे। अब होमिनिड को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला इसका ऑस्ट्रेलोपिथिकस और फिर होमो आ जाता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये क्या है? ये लैटिन प्लस यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ है। जो उसमें ऑस्ट्रेलो है वो एक लैटिन शब्द है, और पिथिकस क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है पिथिकस। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब होता है वानर, मतलब दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो जीवाश्म है वो ओल्डुवई गोर्ज, मतलब जो तंजानिया अफ्रीका में है, वहां से मिले हैं। आपको नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? ओल्डुवई गोर्ज से। मेरी व लुइस लिक को ये जीवाश्म मिले हैं। ओल्डुवई गोर्ज से मिले हैं। किसको? मेरी और लुइस लिक को। ठीक है, अब इनके लक्षण क्या आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के? कि इनका मस्तिष्क छोटा था, पिछले दांत बड़े थे, हाथों की सीमित दक्षता थी, सीधे खड़े होकर चलने की सीमित क्षमता थी, मतलब सीधे खड़े होकर चलना ही सीख गए थे। पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यकताएं, जो आवश्यक विशेषताएं थी वो इनमें सब कुछ थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो गायब हो गए, इनके लुप्त होने का क्या कारण था? तो पहला पॉइंट आ जाता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। मतलब कुछ परिवर्तन जो थे वो शरीर में किए और वांछित परिणाम मिले। उन्होंने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन किए, जैसे उन्होंने हाथों में पकड़ना सीखा, भाले को, तो और उनका क्या, उनको वांछित परिणाम मिले, मतलब अच्छे। जब अच्छे इफेक्ट हमें किसी चीज़ के मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? बुरी आदतें छोड़ देते हैं। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यही कहलाती है। कुछ शरीर में परिवर्तन किए और उन्हें वांछित परिणाम मिले, तो वो वाले जो पहले वाले गुण थे वो क्या हो गए? लुप्त हो गए। और एक आ जाता है ध्रुवीय हिमाच्छादन। ध्रुवीय हिमाच्छादन मतलब पृथ्वी के बड़े भाग पर बर्फ जमी। जब बर्फ जमती है तो क्या होता है? वर्षा, तापमान में कमी आई, जंगल में कमी आई। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जंगल के कंदमूल, फल इन पर निर्भर थे, तो ये सब लुप्त होते चले गए। 25 लाख वर्ष पहले की घटना थी, और इन परिस्थितियों में जो रह सकता था वह प्रजाति थी होमो। अभी क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो लुप्त होते चले गए। ठीक है, एक तो ध्रुवीय हिमाच्छादन के कारण, और एक अब सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था हुई, और इन परिस्थितियों में जो रह सकता था वो नई प्रजाति आई, वो थी होमो। तब हम होमो के बारे में पढ़ेंगे। आ जाते हैं होमो पर। होमो जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आदमी। अब आदमी चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, ठीक है। होमो की प्रजाति होती है जैसे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। होमो हैबिलस जो है ये क्या थी? 22 लाख वर्ष पूर्व आए थे सबसे पहले। ये औजार बनाने वाले हैं, इसमें औजार बनाते थे ये। होमो इरेक्टस की बात करें तो 18 लाख वर्ष पूर्व आए थे। यहाँ पे इन्होंने सीधे खड़े होकर, मतलब 2 पैरों पर चलना सीख लिया था, पैरों के बल ये चलने लगे थे। ठीक है, होमो सेपियंस पे क्या आता है? चिंतनशील मनुष्य, जो आधुनिक मानव है, इनको हम आधुनिक मानव कहते हैं, और 8 लाख वर्ष पूर्व आए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं हम होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस में आ जाता है होमो हाइडरबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस। जो होमो हाइडरबर्गेसिस है वो जर्मनी के शहर हाइडरबर्ग में पाए गए जीवाश्म है, वहीं से इसका नाम इसलिए हाइडरबर्गेसिस रखा गया। होमो निएंडरथैलेसिस क्या है? ये भी जर्मनी के निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म है, इसलिए इनका नाम होमो निएंडरथैलेसिस रखा गया। ठीक है, अब आ जाता है आधुनिक मानव के उद्भव का विकास। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो मानव था उसके विकास का क्रमिक परिवर्तन क्या था, कि पहले प्राइमेट्स आए, फिर होमिनॉइड, फिर होमोनिड। होमोनिड में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, होमो आए, और होमो की प्रजाति आई, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हम ही है क्योंकि हम आधुनिक मानव है, और मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है, सबको पता है। ठीक है, अब आ जाता है आधुनिक मानव के उद्भव का सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन मॉडल आ जाता है, और आ जाता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल और कॉन्टिन्यूटी मॉडल। तो प्रतिस्थापन मॉडल में क्या होता है? होमो सेपियंस अफ्रीका में हुए, और अफ्रीका से फिर ये विश्व के अन्य भागों में फैले। मतलब प्रतिस्थापन मॉडल हमें ये बताता है कि होमो सेपियंस जो है इनका मूल रूप से अफ्रीका में हुए, मूल स्थान इनका अफ्रीका है, और अफ्रीका से विश्व के अन्य भागों में फैल गए, जैसे एशिया में फैल गए, यूरोप में फैल गए। मतलब मानव के सभी पुराने रूप बदल गए,
उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रता मॉडल हमें यह बताता है कि अलग अलग प्रदेश में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास अलग अलग रूप में हुआ है, कि इनका कोई मूल स्थान नहीं है, ये अलग अलग प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। अब आ जाता है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। एक तो ये संग्रहण करते थे, शिकार करके करते थे, अपमार्जन और मछली पकड़कर। संग्रहण का मतलब क्या है कि पेड़ पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करते, जड़ी बूटी, कंदमूल, फल, इनका मनुष्य ने संग्रहण किया, इकट्ठा किया, और यह केवल अनुमान है। ये सब क्या है? केवल अनुमान है कि ऐसा किया होगा। क्यों अनुमान हमने कैसे लगाया? क्योंकि वनस्पति के अवशेष लंबे समय तक नहीं रहते, इस वजह से उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया है। लेकिन अनुमान किस बेस पे लगाया है कि मान लो कोई वनस्पति आग से जल जाए और कुछ अवशेष रह जाए, कुछ पार्ट रह जाए, तो उसका क्या हो जाता है? कार्बनीकरण हो जाता है, तो वहां से ही अनुमान लगा। दूसरा, भोजन प्राप्त करने के तरीकों में शिकार आ जाता है कि छोटे स्तनपाई का शिकार करते होंगे, जैसे चूहों का, सरीसृप, छछूंदर हो गया, कीड़े मकोड़े, इन सब का। और ये सबके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बॉक्सग्रोव से मिले हैं, और शोनीजन से मिले हैं, और दोलोनी वेस्तोनाइस से मिले हैं। बॉक्सग्रोव क्या है? ये इंग्लैंड में स्थित है। 5 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य इस स्थान से मिला है। शोनीजन जो है जर्मनी में है ये। ठीक है, तो 4 लाख वर्ष पहले यहाँ से साक्ष्य मिला है। दोलोनी वेस्तोनाइस क्या एक नदी है, चेक गणराज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में कि दोलोनी वेस्तोनाइस क्या है, नदी है, समुद्र है, ये है, वो है, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना होता है सब। अपमार्जन, अपमार्जन को दूसरा हम रसदखोरी भी कह सकते हैं। रसदखोरी का मतलब होता है कि शिकार की खोज करना, और अपमार्जन का मतलब क्या होता है? त्यागी हुई वस्तु को उपयोग में लाना। हम कहते हैं अपमार्जन वस्तु, अपमार्जित वस्तु। मछली पकड़ना, उत्खनित स्थान से मछली की हड्डियां भी मिली है। तो ये सब क्या थे? भोजन प्राप्त करने के तरीके थे, जो सब ये खोज के बाद पता लगा है। अब आ जाता है आदि मानव का निवास स्थान। प्राचीन मानव का निवास कहाँ था? पेड़ों पर, लेकिन जो आधुनिक मानव है वो गुफाओं में निवास करने लगा था। गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास के साक्ष्य कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर मिले हैं? तो गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास के साक्ष्य जो है, पहले तो किलोम्बे और ओलोजिसाइली से मिले हैं, जो केन्या में स्थित है। शल्क उपकरण और हस्तकुटार मतलब हाथ से बने हुए औजार एक ही जगह पर यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, फिर आ जाता है लेजरेट गुफा, जो फ्रांस में स्थित है। इस यहाँ पर 2 चूल्हे मिले हैं, मतलब 2 चूल्हे का मतलब क्या? नियंत्रित अग्नि का प्रयोग करने लगे थे। एक तो होता है अनियंत्रित अग्नि, मतलब जंगल में आग लग गई, लेकिन यहाँ पे उपयोग करते थे सिर्फ नियंत्रित अग्नि का प्रयोग। गुफा में प्रकाश के लिए करते होगे, आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए करते होगे, भोजन पकाने के लिए करते होगे, लकड़ी को कठोर करने के लिए करते होगे। ठीक है, वनस्पति के अवशेष मिले हैं, मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं, ट्राउट, पर्च, कार्प, ये मछलियों के नाम है। ठीक है, टेरा माटा की बात करें तो फ्रांस में स्थित है। घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मौसमी आवास का साक्ष्य। चेसोवांजा और स्वॉट कॉन्स ये दक्षिण अफ्रीका में है, और चेसोवांजा केन्या में है। यहाँ से पत्थर के औजार मिले हैं, चीनी मिट्टी को आग में पकाने के साक्ष्य मिले हैं, जली हुई हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं। अब आ जाता है आदि मानव औजार का निर्माण। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। ठीक है, कौन से? एक तो छेनी, छेनी को रुखाने भी कहते हैं, और ये औजार बनाए। क्यों औजार बनाए थे? नक्काशी कार्य के लिए। ठीक है, पत्थर के औजार बनाने और उसका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है इथियोपिया और केन्या के पुराने स्थलों से प्राप्त होता है। जानवरों को जो शिकार था क्यों किया जाता था? मोटी चमड़ी, रोएदार उन वालों का, जो जिसपे मतलब अच्छी रोए रोए होते थे, उनका शिकार किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके खाल से कपड़ों के रूप में प्रयोग होता था, उनकी खाल कपड़ों के रूप में प्रयोग होती थी। अब जब कपड़े बने हैं तो जाहिर सी बात है सिले भी हो गए, तो सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ। पहला साक्ष्य जो है 21,000 वर्ष पहले मिला है। औजार के निर्माण के लिए पंच ब्लेड तकनीक का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब आ जाता है आदि मानव संप्रेषण में संचार का विकास। संप्रेषण मतलब भाषा और संचार का विकास कैसे हुआ, उन्होंने बोलना कैसे सीखा। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है। पहला आ जाता है अंग विक्षेप। अंग का मतलब क्या होता है? शरीर का कोई भी भाग, और विषय मतलब बदलाव, मतलब हाव भाव करके, हाथ के इशारे से बोलना सीखा उन्होंने। जैसे कहते हैं इधर आओ, इस तरह करके, सिर्फ इन्होंने हाथ हिला दिया ऐसे। मौखिक अशाब्दिक संचार, शब्द नहीं थे, सिर्फ मौखिक, और जैसे मोगली चिल्लाता था ऊ करके इस तरह, तो मौखिक अशाब्दिक संचार, उनके पास शब्द नहीं थे कोई। तीसरा, उन्होंने आहान या बुलावों की प्रक्रिया, आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, होमो हैबिलस की विशेषता थी कि इसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषता है कि बोलना संभव हुआ। भाषा का विकास करें तो 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। अब आ जाता है कला द्वारा संचार। भाषा का विकास कला के साथ जुड़ा है।
कला के द्वारा संचार का साक्ष्य में गुफाओं से चित्रकला से मिलता है। गुफाओं पे जो चित्रकारी हुई थी वो कैसे कैसे मिला? एक तो अल्टमिरा की गुफा से मिला, एक लेक्सकॉस की गुफा से मिला, एक शोवे की गुफा से मिला। ये स्पेन में स्थित है, ये फ्रांस में और ये भी फ्रांस में। अल्टमिरा की जो गुफा है उसकी खोज करता है मॉन्सिनो सेंज दी सौदोला और उनकी बेटी मारिया। इसकी जो स्टोरी है वो एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ सकते हो। चित्रकला का प्रयोग वे क्यों करते थे, वे गुफाओं पर चित्रकारी क्यों करते थे? हो सकता है धार्मिक भावनाएं प्रदर्शित कर सकते हो, या फिर शिकार की योजना के लिए कि शिकार ऐसे ऐसे करना है, इस जानवर का करना है। आदि मानवों को की अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वे चित्रकारी करते हो कि जो हमारी पीढ़ी आएगी वो भी देख ले चित्रकारी कैसी होती है। ठीक है, अब आ जाता है वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज। इसी में आ जाता है कुंगसेन समाज। ठीक है, जो 1870 में था। कालाहारी रेगिस्तान जो अफ्रीका में है वहां पे 1870 में कुंगसेन समाज था। पता कैसे चला कि अफ्रीका का जो एक पशु चारक समूह का कोई सदस्य बिछड़ गया और इस रेगिस्तान में पहुंच गया अफ्रीका के, और वहां पे उसे देखा कि उसे आदिवासियों के पद चिन्ह मिले, मतलब चल के जाते होंगे तो चिन्ह मिले। आदिवासी जो है अजनबी को देखकर छिप जाते थे, तो इसलिए क्या करा वहां के जो वो लोग आए थे उन्होंने उन पर शासन कर लिया। ठीक है, अफ्रीका के पशुचारक समूह ने। ये एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे आ जाता है हादजा जनसमूह। हादजा जनसमूह क्या है? ये तंजानिया में स्थित था। शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह लेक इयासी झील के पास रहता था। खोज इसकी कब हुई? 1960 में हुई। जेम्स वुडबर्न मानव विज्ञानी के द्वारा। ये मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? तो मानव संस्कृति व मानव जीव विज्ञान के विकासीय पहलुओं का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो जेम्स वुडबर्न ने 1960 में इसकी खोज की थी। खाद्य पदार्थ कैसा था इनका? हादजा जनसमूह का। हादजा जनसमूह के कुछ लक्षण बताए गए हैं। 80% लोग तो वनस्पति खाते थे, 20% लोग मांस और शहद खाते थे। हादजा लोग जो थे वो हाथी का मांस नहीं खाते थे। ठीक है, शिविर कहाँ रहते थे? चट्टान पर्वतों के बीच में रहते थे। शिविर जो ही लगाते थे अपना शिविर, ठीक है, जो टेंट होता है वो जल स्रोत से 5 से 6 किलोमीटर दूर बनाते थे। इनका अधिकांशित कोई नहीं था, मतलब कोई भी कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में। अब आ जाता है शिकारी संग्राहक समाज जो वर्तमान से अतीत की ओर, मतलब अभी तक तो हम अतीत से वर्तमान की ओर जा रहे थे, हम देख रहे थे अतीत में आदि मानव कैसे रहते थे, लेकिन हम वर्तमान से अब अतीत की ओर जाएंगे। तो वर्तमान से जब अतीत की ओर जाते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं हम संजाति व्रत अध्ययन। ठीक है, मतलब एथनोग्राफी। अब एथनोग्राफी क्या होता है? संजाति व्रत अध्ययन की समकालीन जाति समूह का विश्लेषण करते हैं हम इसमें, मतलब एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में, एक तो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में किया जाता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन की जांच की जाती है। अब इसका उपयोग किया जाए, इसके भी दो तरीके से बात में, एक तो पक्ष में आते हैं, एक विपक्ष में। पक्ष में क्या जाता है कि जो शिकारी है, शिकारी संग्राहक समाज जो वर्तमान में है उसके आंकड़े जुटाए जाते हैं। उनके लक्षण और तथ्य के आधार पर ही, उनके आधार पर जो प्राचीन पुरातात्विक खोज है उनका विश्लेषण किया जाता है, मतलब दोनों मैच किए जाते हैं। ठीक है, विपक्ष में क्या आता है? विपक्ष में आता है कि जो परिस्थिति वर्तमान में है वो आदि मानव के टाइम पे नहीं थी, तो हम कैसे मिला सकते हैं? वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के अध्ययन के आधार पर प्राचीन मानव की व्याख्या करना कठिन होता है। ठीक है, तो हम अतीत से वर्तमान की ओर जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान से अतीत की अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ अब मौजूद है वो अतीत में नहीं थी। लास्ट आता है उपसंहार, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहले हमने देखा शिकार का कि यहाँ पे आग की खोज होती है, औजार की खोज होने लगी, मानव ने करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसने इकट्ठा करना शुरू किया, संग्रहण क्या सामानों का। फिर क्या होता है? 13,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग समाप्त हो जाता है, जिससे ताप और वर्षा में बढ़ोतरी होती है। जंगली जौ गेहूँ उत्पादित होने लगते हैं जब वर्षा होती है। ठीक है, जंगलों में वृद्धि होती है, भेड़ बकरियों में वृद्धि होती है, तो क्या होता है? खेती और पशुचारण आई। उसके बाद क्या हो जाता है? अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का मतलब जैसे 2 बोरी गेहूँ है, उन्हें 1 बोरी गेहूँ की जरूरत है, तो उन्होंने 1 बोरी गेहूँ रख दिया। अब रखने की जगह चाहिए होती है, बर्तन बनाए उन्होंने, पहिए का इस्तेमाल हुआ, तांबा और रागा जैसी धातु मिली। फिर उन्होंने स्थायी घर बनाए जहाँ एक जगह टिक कर रह सके, क्योंकि उनका काम वहीं पर हो गया था, एक जगह ही। पहले तो वे खाने की तलाश में, काम की तलाश में घूमते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने काम करना सीख लिया तो एक जगह निवास करना जरूरी था, तो स्थायी घर बनाए। उसके बाद वे धीरे धीरे शहर की तरफ रुख करने लगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, चैप्टर को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है, आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी आ रही थी, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना आवाज़ को। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, थोड़ा लेट भी हो सकता है वीडियो आने में हिस्ट्री की, क्योंकि मैं इतने बीच में आपको पॉलिटी का करवा दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि पहले पॉलिटी की 10th क्लास की ख़त्म हो जाए।